हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और ये जो चैप्टर है इसकी मैं थोड़ी सी तारीफ कर देता हूं, उसके बाद हम सीधे चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर फॉल करता है यूनिट नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इस यूनिट के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं। पहला ये खुद एग्रीगेट डिमांड, दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, और तीसरा जो चैप्टर है वो है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो तीनों चैप्टर्स हैं आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। तो अगर आप किसी एक चैप्टर को छोड़ के सोच रहे हो कि बाकी चैप्टर आप कर लोगे, वो काम नहीं होने वाला है। आपको तीनों चैप्टर्स को एक साथ एक यूनिट की तरह पढ़ना होगा, और आपके पेपर के अंदर 12 नंबर यहां पर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। ये यूनिट जो है वो 12 मार्क्स की आपके पेपर के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे इस चैप्टर पे टूट पड़ते हैं। ये वीडियो हमारी वन शॉट होने वाली है, वन शॉट रिवीजन होने वाली है। बट रिवीजन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं जल्दी जल्दी कोई चीज पढ़ा दूंगा। जो पहली बार भी ये वीडियो देख रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि उसको भी ये समझ आ जाएगा। डेफिनेटली कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज होगा, जहां पे मैं हर चीज का लॉजिक बताने की कोशिश करता हूं, यहां पर उस चीज को अवॉइड करूंगा, ठीक है ना। आइए जरा समझते हैं क्या होता है एग्रीगेट डिमांड। तो चैप्टर के नाम की शुरुआत करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं क्लास 11th में चला जाऊं तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा दैट इज डिमांड। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो बहुत छोटे लेवल पे बात करती है। वो किसी इंडिविजुअल की डिमांड की बात करती है कि यार एक इंडिविजुअल का जो डिमांड का बिहेवियर है वो कैसा होता है। बट अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम इंडिविजुअल लेवल पे ना पढ़ के हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर मैं इंडिया को, पूरे कंट्री को एज अ इकोनॉमी देख रहा हूं, तो हम जब पूरे देश की डिमांड के बारे में बात करेंगे, पूरे देश की टोटल डिमांड की बात करेंगे, देन हम कहेंगे कि हम एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यूज डेफिनेटली बन सकते हैं। तो देखो क्या है एग्रीगेट डिमांड, रेफर्स टू, क्या होता है, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू किस चीज की, तो जी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट, जो कि सारे के सारे सेक्टर्स, जितने सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, हाउस होल्ड जिन्हें हम कहते हैं, या फिर फर्म्स हो गई, या गवर्नमेंट खुद हो गई, वो मिलकर जितना क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं बाय करने के लिए। ये प्लानिंग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि किस इनकम पर कितनी डिमांड कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक साल के लिए हर साल निकलती है, तो इसलिए ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा वर्ड है यहां पे प्लानिंग, यानी कि एक्चुअल डिमांड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लान भी कर रहे हो कि बाय करने के लिए, डिमांड करने के लिए, तो वो एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंक्लूड होगी। और इस पॉइंट से डेफिनेटली आपका एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आइए जरा, एग्रीगेट डिमांड तो चलो हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड किन किन चीजों से बना है, तो देखो बेटा टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि किन किन चीजों से एग्रीगेट डिमांड बना है। तो टोटल आपके पास 4 चीजें हैं, और उन 4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, उसमें पहली चीज का जो नाम है वो है प्राइवेट, या फिर इसी को कहें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आसान शब्दों में बताऊं तो जैसे मैं हो गया, मेरे पेरेंट्स हो गए, आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, हम लोग अपने घरों की नीड्स के लिए, हाउस होल्ड नीड्स के लिए जिन भी चीजों की डिमांड करेंगे, वो बेटा इसके अंदर आ जाएगा, प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब ही होता है कि आप अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय हाउस होल्ड, किस चीज पे, परचेज करने में गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कंजम्पशन हम कितना करेंगे ये बात किस पे डिपेंड करेगी। अगर कोई अमीर व्यक्ति होगा उसकी कंजम्पशन ज्यादा होगी, एक गरीब आदमी होगा उसकी कंजम्पशन कम होगी। तो डिपेंड किस बात पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस बंदे की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूं, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि जो भी बंदा, उसके जितने सोर्सेस हैं पैसा कमाने के, यानी कि अगर लेट सपोज मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ा के जितना पैसा कमा रहा हूं, या फिर मेरा कहीं से रेंट आता है तो वहां से जो रेंट आ रहा है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो वहां से जो डिविडेंड आता है, यानी कि मेरे सारे सोर्सेस से जितनी इनकम है, उस इनकम में से टैक्स माइनस करने के बाद जितनी भी इनकम बचेगी, जिसको मैं चाहूं तो जी भर के खर्च कर दूं या सेव कर लूं, उस इनकम को कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि वो इनकम विच इज एबल टू बी डिस्पोज्ड, खर्च करने योग्य इनकम, वो डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। तो देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि कम हुई तो कम हो जाएगा।
डिस्पोजेबल इनकम की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है कि इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो कि अवेलेबल होती है किसी भी हाउस होल्ड को फॉर स्पेंडिंग, या तो कंजम्पशन करेगा या फिर वो उससे करेगा सेविंग्स। ठीक है ना, कोई बेवकूफी होता है जो 100 रुपए कमा रहा है तो पूरे 100 रुपए खर्च कर देता है, कोशिश करता है कि उसमें से कुछ पोर्शन सेव कर ले। ठीक है ना। दूसरा दूसरा हमारा हो गया बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? तो देखो, इन्वेस्टमेंट करती है जितनी बिजनेस फर्म्स होती हैं, जितनी बिजनेस फर्म्स होती हैं वो करती हैं इन्वेस्टमेंट। भाई धंधा बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैं हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को, ये जो पैनल मैंने खरीदा है ये मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ये जो लैपटॉप मैंने खरीदा है ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे के सारे खर्चे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, और इन खर्चों को हम लोग कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। यानी कि जब आप एसेट्स खरीदते हो बिजनेस के लिए तो हम उसको कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब देखो, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स। किस चीज पे? ऑन कैपिटल गुड्स। इसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अगर स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल असेट सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, एंड चेंज इन इन्वेंट्री। इवन आपने इन्वेंट्री पे अपने कोई पैसा खर्च किया है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इन्वेंट्री का मतलब है कि अगर मेरा रिमोट्स बनाने का बिजनेस है तो अगर मैंने रिमोट्स और ज्यादा इन्वेंट्री बनाकर साइड में रखी हुई है तो चेंज इन इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आइए, हम क्या अज्यूम करेंगे इस चैप्टर के लिए, ये चीज आगे जाके और भी कई बार रिपीट होगी। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी कि इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटा चेंज नहीं होने वाली है। यानी कि इनकम कितनी भी ज्यादा हो जाए या फिर इनकम कितनी भी कम हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम टू सेम रहेगी। तो देखो, इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस यानी कि वो चीज जिसको इनकम से फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम, इसलिए वो सदा ही क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। और ये चीजें जब मैं आपको आगे टेबल पढ़ाऊंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए जरा अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा हमारा है बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिंपल मैं बता रहा हूं, देश चलाने के लिए सरकार को भाई क्या जरूरत होती है? सामान की जरूरत होती है। जैसे अगर लेट सपोज गवर्नमेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना है तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई ईंट खरीदनी पड़ेगी, सीमेंट खरीदना पड़ेगा, आर्किटेक्ट्स को पैसे देने पड़ेंगे, लेबर्स को पैसे देने पड़ेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए होंगे? पेन चाहिए होंगे, लैपटॉप्स चाहिए होंगे, प्रिंटर चाहिए होंगे। तो इन चीजों में देश के वेलफेयर में गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो सारे के सारे खर्चे आ जाते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, और इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट। किस चीज पे? ऑन कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। सिंपल बताऊं, कैपिटल गुड्स मतलब होता है एसेट, यानी कि पिछले जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको कैपिटल गुड कहते हैं। कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो कंज्यूम करने के पर्पज से होता है। ठीक है ना। देन टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। कॉमन नीड्स मतलब समाज के कल्याण के लिए। उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, वो यहां पे हमने क्लियर कर रखा है। तो देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू मीट पब्लिक नीड्स, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा होता है, पुलिस वालों को सैलरी देनी पड़ती है या फिर सरकारी वकील को सैलरी देनी पड़ती है, जजेस को सैलरी देनी पड़ती है, कोर्ट को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है, और एजुकेशन पे जितना खर्चा हो रहा है सरकारी स्कूल में, सरकारी हेल्थ केयर में, या फिर ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? जो परमानेंट असेट्स गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है, जैसे कि इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट एक्सेट्रा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी या कम खर्चा करेगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि भैया इस साल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का बजट क्या है, विच इज जनरली गाइडेड बाय सोशल वेलफेयर। ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें लास्ट चीज जो हमारी निकल के आ रही है वो आ रही है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है जब दूसरे देश के लोग हमारे देश से डिमांड करते हैं तो सामान बाहर जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट्स। अगर हमारे देश के लोग दूसरे देश से सामान की डिमांड करते हैं तो वो हो जाता है इंपोर्ट। तो अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो बेटा क्या निकल के आ जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम शॉर्ट में एक्स लिखते हैं, इंपोर्ट को हम शॉर्ट में एम लिखते हैं। तो हमने अभी तक क्या पाया? हमने चार चीजें पढ़ी हैं कि एग्रीगेट डिमांड किन चीजों से बनी है। एक बनी है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं।
दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और लास्ट हमारा आता है नेट एक्सपोर्ट, इसे ब्रैकेट में हम लोग एक्स माइनस एम लिखेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बात समझ आ गई? आओ जी आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ लर्न करते रहना, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने आपको एक चीज बोली कि एग्रीगेट डिमांड के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बट हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं, इसलिए चारों कंपोनेंट्स को पढ़ के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस बड़ा हो जाएगा। तो सीबीएसई ने आपके लिए एक मदद कर दी है, उन्होंने कहा कि अभी आपको चारों कंपोनेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 सेक्टर में इकोनॉमी पढ़नी है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो अब हम पढ़ेंगे वो 2 सेक्टर मॉडल करेंगे। 2 सेक्टर मॉडल का मतलब क्या होता है कि अभी जो एग्रीगेट डिमांड के 1, 2, 3 और 4 कंपोनेंट्स हैं, आप इन 2 कंपोनेंट्स को काट दो, हम सिर्फ पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का क्या है, एक सम्मेलन है। यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स को अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे होते तो गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती, अगर हम 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे होते तो इन दोनों के साथ बाकी दोनों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी इंक्लूड हो जाते। बट सिंस हम सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो थैंक्स टू सीबीएसई हमें सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखना है। अब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स को टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है ना। आइए जरा, even though AD has 4 components, we will assume that there is closed economy, और इस इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं जहां पे ना तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है ना ही फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो उस इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। एंड एडी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज आई। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी के साथ चलेगा, जिंदगी के बाद भी चलेगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। आइए जरा अब हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों एग्रीगेट डिमांड क्या चीज होती है, थ्योरेटिकली तो मैंने आपको बता दी। अब इसी चीज को समझने के लिए हमें 2 और पर्सपेक्टिव देखने होंगे कि टेबुलर प्रेजेंटेशन इसकी किस तरीके से होगी और दूसरा इसको ग्राफिकली हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तो ये टाइम ये चीज आपको मिस नहीं करनी है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि जो मतलब ओवरऑल डिमांड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की at different level of income during a period of one accounting year। एक लाइन अपने ध्यान से सुनी होगी, at different level of income, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट की जाएगी वो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे कैलकुलेट की जाती है, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि कभी इनकम 0 होगी, कभी 100 होगी, कभी 200 होगी एंड सो ऑन। अब ध्यान से सुनो, आपको टोटल 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम होगा हमारा इनकम का। अगर मैं आपको बता दूं, इनकम को आई से डिनोट नहीं करते, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। वाई यानी कि यील्ड हो जाता है बेसिकली, और आई बुक कर चुका है इन्वेस्टमेंट, इसलिए इनकम को आई का दर्जा नहीं मिल पाया। दूसरा हमारा कॉलम बनेगा किस चीज का, कंजम्पशन का। तीसरा बनेगा इन्वेस्टमेंट का, और चौथा कॉलम जो बनेगा वो एग्रीगेट डिमांड का बनेगा, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से सुनो, ये जो आपको सामने दिख रहा है, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी बना सकते हो, आप इमेजिनरी फिगर्स को रख सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये टेबल सामने जितना दिख रहा है ना आपको, अगले 2 चैप्टर में ये पूरा का पूरा चैप्टर प्लस जो आपका अगला चैप्टर है इनकम डिटर्मिनेशन, उसके अंदर भी ये सेम टू सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो आप क्या करो, जो मैं आपको रटवा रहा हूं वो अभी कभी रट लो और समझ भी लेना, बाद में अपने हिसाब से आप करते रहना, वरना एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, इनकम को 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू कर देंगे और हर बार 100 से बढ़ा देना है। यानी कि 0 से क्या हुआ 100, 100 से क्या हुआ 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो 0 से शुरू हुई और 600 तक गया, ठीक है। कंजम्पशन जो है बेटा वो 0 से शुरू नहीं होगी, कंजम्पशन किससे शुरू हो रही है, 40 से शुरू हो रही है। अब 0 लेवल ऑफ इनकम पे, इनकम 0 है, फिर भी हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं 40 रुपीज की। यानी कि अगर किसी की इनकम 0 है तो भी हाउस होल्ड या जो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारा कुछ ना कुछ अमाउंट रहता है, और यहां पर वो अमाउंट 40 रुपीज है। अब ये क्यों होता है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे तो 0 कंजम्पशन होनी चाहिए, बट ये क्यों होता है अभी हम लोग इसी चीज को समझेंगे। अभी आपको सिर्फ टेबल याद करनी है, तो भैया कंजम्पशन 40 से शुरू होगी और हर बार 80 से बढ़ाना है। यहां पे हमने क्या करा था, प्लस 100 करा था, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस 80 करने वाले हैं। तो 40 से 80 बढ़ा यानी कि 120, फिर 120 से 200, 200 से 280, 280 से 360, 360 से 440 एंड 440 से 520। आप प्लस करोगे,
80 80 80 का डिफरेंस आ जाएगा। देन तीसरी चीज हमारी आती है इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग पहली स्लाइड में बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अज्यूम की जाती है कि ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि इनकम 0 है या इनकम 1 करोड़ हो चुकी है, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट को सेम टू सेम रखा है, यानी कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट वाज 20, और सिंस ये ऑटोनोमस है ये हर लेवल पे क्या रहेगी 20 20 20 20 20। हर थ्योरी को समझने के लिए कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं, यही अजम्पशन हम लोग यहां पे रख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द साइकिल, ठीक है ना। अब जरा समझो, सी पता चल गया, आई पता चल गया, तो एग्रीगेट डिमांड पता चलने से कौन रोक पाएगा, कोई नहीं। तो देखो सी प्लस आई कर देंगे, 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300 एंड सो ऑन। बात समझ आ गई है, इतना उम्मीद करता हूं। ध्यान से सुनो, कैसे 4 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा इनकम का, एक कंजम्पशन का, एक इन्वेस्टमेंट का, चौथा एग्रीगेट डिमांड का। इनकम यानी कि y 0 से शुरू होगा और 100 100 का गैप आएगा, 600 पे जाके इसको रोक देंगे। दूसरे नंबर पे आता है कंजम्पशन, 40 से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा, 40 से शुरू होगा और 80 80 का डिफरेंस लाएंगे, 40 से 80 प्लस करेंगे 120 200 280 360 एंड सो ऑन। फिर हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहेगा हर केस में, आप 20 40 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैंने 20 एज्यूम किया है और ये हर केस में 20 रहेगा, 20 20 20, क्योंकि ये ऑटोनोमस है। और लास्ट हमारा एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई, तो हम सी और आई को प्लस कर देंगे, तो एग्रीगेट डिमांड को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाएगा। ये बात मैंने यहां पे समझा दी। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने वाली हैं, बट मैं अभी अपने आप को रोक रहा हूं। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, हर चीज का क्वेश्चन का आंसर करूंगा, बट अभी इससे पहले हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं कि ग्राफ पे इस चीज को आफ्टर ऑल हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे। आइए जरा समझते हैं। आप बनाएंगे, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ध्यान से समझना, पूरा समझ आ जाएगा। ये हमारा ओरिजिन है। इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में जो भी इनकम डिटर्मिनेशन एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड आपके चैप्टर्स है, उसमें कसम खा लेना कि इनकम आपको एक्स एक्सिस पे रखना है। इनकम यानी कि y इज ऑन एक्स एक्सिस। अलग अलग इनकम पे हमें अलग अलग एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, तो इनकम हमने कहां पे रख दिया, एक्स एक्सिस पे रख दिया। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, मैं तीनों के तीनों कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड को मैं इस ग्राफ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या कह रहा हूं, जीरो पे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे क्या कंजम्पशन जीरो है, नहीं। कंजम्पशन कहां से शुरू हो रही है, 40 से शुरू हो रही है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। हमने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड सारी चीजें वाई एक्सिस पे रखी हुई है, ठीक है ना। तीनों चीजें वाई एक्सिस पे रखी हुई हैं। अगर इनकम एक्स एक्सिस पे है, बाकी चीजें हमने वाई एक्सिस पे रखी हुई हैं। ध्यान से सुनो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ऊपर से शुरू होगा। तो हमने कंजम्पशन को लेट से यहां से चालू करा है, ये हमारा 40 है मान लेते हैं, ठीक है ना। 40 से चालू करा, 40 से चालू करा, और ये क्या हो रहा है, हर बार बढ़ रहा है ना, 120 हो रहा है, 200 हो रहा है, 280 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एकदम सेम रेट पे इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, हर बार 80 80 इंक्रीज हो रहा है। तो हमको क्या करके दिखाना पड़ेगा, इसे अपवर्ड स्लोपिंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है ऐसे करके। ये किस चीज का कर्व बन गया, ये बन गया कंजम्पशन का, जिसको हम प्यार से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सीसी। क्या बात समझ आ रही है, हाँ समझ आ रही है। ये सब चीजें बाद में समझ आ जाएंगी, बट अभी फिलहाल आपको ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे क्या चीज आती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, 20 है। क्या उसके बाद बढ़ रही है, नहीं बढ़ नहीं रही है, सेम टू सेम है। यानी कि देखो ये 40 है ना, कंजम्पशन 40 से शुरू हुई है, इन्वेस्टमेंट 20 से हुई है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को इसके नीचे रख दिया 20 यहां पे। और हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि सेम टू सेम है हर केस में। ये बन जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट की लाइन। और ये सेम क्यों है, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, इस पे फर्क पड़ता ही नहीं है कि इनकम कम है या ज्यादा है। यस। देन उसके बाद तीसरा कर्व बनेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड का। अब एग्रीगेट डिमांड, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एग्रीगेट डिमांड कितनी है बेटा, 60 से शुरू हो रहा है। इन्वेस्टमेंट 20 से शुरू हो रही थी, कंजम्पशन 40 से शुरू हो रही थी, एग्रीगेट डिमांड 60, यानी कि यहां से लगा लेते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड की लाइन बन जाएगी, ये ऊपर से शुरू हो रही है, ठीक है। अब ये स्लोप कैसे करेगा, एग्रीगेट डिमांड भी हर लेवल के बाद क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल इंक्रीज हो रही है। अब अगर ये इंक्रीज हो रही है तो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, बिल्कुल होगी। और एक बात याद रखना, अपवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ ये कंजम्पशन के पैरेलल भी होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन इन दोनों के बीच का जो गैप है ये हमेशा सेम रहेगा,
सर सेम क्यों रहेगा? आगे और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आपको बता देता हूं कि एडी का फॉर्मूला होता है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है, और जो इन्वेस्टमेंट वो हर केस में क्या है, सेम है। तो क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा? और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये ग्राफ और ये टेबल आप अभी कभी बना लो, अब मैं आगे आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना? आइए जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। देयर इज ऑलवेज, लाइन ध्यान से समझना बेटा, हर चीज में क्वेश्चन है, बता दूंगा कहां से क्वेश्चन बनना है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी ही होगी, इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, चाहे इनकम आपकी जीरो ही क्यों ना हो। क्या हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी 40 की कंजम्पशन है। क्यों है भाई ये कंजम्पशन? क्या चोरी चकारी कर रहे हैं? नहीं, इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्व्स इवन इफ इनकम इज जीरो। भाई आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो जाए। लॉकडाउन में कितनी फैमिलीज की इनकम जीरो हो गई थी? क्या खाना पीना बंद कर दिया था? क्या खर्चा जीरो हो गया था? क्या नहीं भाई, कुछ तो खाओगे, कुछ तो पियोगे। यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, और उस कंजम्पशन को हम लोग क्या कहते हैं? सच कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है शायद मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना? ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो कंजम्पशन होती है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सर इसको डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल सी के ऊपर एक बार का साइन, सी ऊपर बार, ये क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर मैं इस ग्राफ में बनाना दिखाऊं तो देखो, कंजम्पशन यहां से शुरू हो रही है ना, यहां से यहां तक का ये जो डिफरेंस है, ये 40 का, ये सी बार है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। याद रखना बेटा इस चीज को, ठीक है ना? अब आइए, सच कंजम्पशन इज मेट आइदर फ्रॉम पास्ट सेविंग। अच्छा, अब ये जो कंजम्पशन के पैसे आए हैं, 40 कंजम्पशन जो हमने करी है, पैसे कहां से आए होंगे? ऑब्वियस सी बात है यार, जो हमारी सेविंग्स पड़ी होगी, हमने उस गुल्लक को तोड़ा होगा, उस सेविंग्स में से पैसे निकाले होंगे, और या तो दूसरा काम क्या किया होगा, हमने किसी असेट को बेचा होगा। अगर मान लेते हैं सेविंग्स नहीं है हमारे पास, तो हो सकता है हमने अपने घर का गोल्ड बेच दिया हो, घर की बाइक बेच दी हो, या कुछ भी नहीं है तो भैया हम अपने रिश्तेदारों से या बैंक से क्या मांगेंगे? उधार मांगेंगे, बोरोइंग्स करेंगे, बट रोटी खाएंगे, मरेंगे नहीं, ठीक है ना? आइए अगला अगला पॉइंट है कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड्स। बिल्कुल सही बात है, कंजम्पशन का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं आज से 4 साल पहले की बात करूं तो मैं नॉर्मली कितने की, 200 रुपए की, 200 रुपए ज्यादा कम हो गया, 1000-1200 रुपए की घड़ी पहनता था। घड़ी का थोड़ा बहुत शौक है, अब भगवान की दया से थोड़ी इनकम अच्छी हो गई है तो हम 12-14 हजार की घड़ी भी पहन लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, बट हाँ अच्छी वॉच है काफी ज्यादा, ठीक है ना? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ती है। उसके बाद हाउएवर प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। ये लाइन बहुत कम बच्चों को पता होती है, ध्यान से देखो। यहां पे प्रोपोर्शनेट इंक्रीज की जब मैं बात कर रहा हूं बेटा, अरे यार क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, ध्यान से देखो, इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है? 100 से, बट कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो रही है? सिर्फ 80 से। यानी कि इंक्रीज इन इनकम ज्यादा हो रही है, बट जितनी कंजम्पशन इंक्रीज होनी चाहिए वो उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही है। हम थोड़ा ही कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, पूरी इनकम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट बंदा क्या करता है? सेविंग स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि यार सिर्फ खर्चा थोड़ी ना करना है पूरी जिंदगी, अब इनकम बढ़ रही है तो थोड़ा सेव करते हैं फ्यूचर के लिए, क्या पता इनकम दोबारा से जीरो हो जाए, ऑटोनोमस कंजम्पशन के काम आ जाएगी वो सेविंग्स, ठीक है ना? तीसरा, इन्वेस्टमेंट कर्व का जो स्लोप है वो एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सही बात है, एंड विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों? क्योंकि इट इज अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस है ना, इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम के, कि इनकम कितनी आई डोंट केयर भाई, मेरे को जितना है मैं 20 ही रहूंगी, 20-20-20-20। देन उसके बाद एडी कर्व जो है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है, वो भी एक पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप बोलूं या अपवर्ड स्लोपिंग बोलूं, एक ही बात होती है। पॉजिटिव का यहां पे मतलब ही क्या है बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग, which indicates that as income increases AD और aggregate expenditure also increases। क्या बात समझ आ गई? यस सर समझ आ गई। उसके बाद हाँ एक सेकंड, ये तीन चीज आप चाहो तो मैं साइड हो जाता हूं, एक बार इसकी फोटो खींच लो या फिर लिख लो, उसके बाद आप इसकी फोटो ना ही खींचो तो आपकी बुक के अंदर भी होगा और मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। और ये जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रही,
अब जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा उसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। वही सप्लाई जब छोटे लेवल पे पढ़ते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ चुके हैं सप्लाई चैप्टर के अंदर। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी मिलकर कितना सप्लाई करने की इच्छा जता रही है। एक्चुअली सप्लाई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ विलिंग टू सप्लाई भी अगर है तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू क्या, मनी वैल्यू। मनी वैल्यू जब मैं बोलता हूं तो इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जब हम माइनस करते हैं तो टैक्सेस निकल के एनआईटी आता है। तो मनी वैल्यू का मतलब है टैक्सेस इंक्लूड नहीं होने चाहिए। किस चीज की मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ओके। जो कि ऑल दी प्रोड्यूसर्स, भाई सप्लाई कौन करते हैं, बायर करते हैं या प्रोड्यूसर्स करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं। सारे के सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर जितना विलिंग टू सप्लाई है, विलिंग टू सप्लाई है किसी इकोनॉमी में इन अ पीरियड, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई। अब जरा ध्यान से समझना एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है। जिस तरीके से एग्रीगेट डिमांड वाज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, उसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स है। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यहां पे सी फॉर कंजम्पशन है, एस को हम क्या कहते हैं, सेविंग्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है बेटा वो इनकम के इक्वल होता है। ये आदत डाल लो इस चीज की। वाई क्या होता है, वाई इज नेशनल इनकम, वाई इज नेशनल इनकम। अब वाई के इक्वल कैसे है एग्रीगेट सप्लाई, इस बात का लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीगेट सप्लाई जितनी है देश के अंदर उतनी ही देश की नेशनल इनकम होगी। ये बात क्यों होती है, आइए जरा समझते हैं एक बार। और इस चीज को मैं अभी ऐसे समझा रहा हूं, नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स के अंदर आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है उसके अंदर। ध्यान से सुनो बेटा, जब भी मान लेते हैं कोई मार्केट के अंदर सामान बिक रहा है, लेट सपोज मैं ही अपनी मेरा कोई बनाने का सामान है, लैपटॉप बनाता हूं मैं, और जो लैपटॉप मैंने मार्केट में बेचा है वो कितने का बेचा है, लेट सपोज 50,000 रुपए का बेचा है। और यही टोटल सप्लाई है, यही एग्रीगेट सप्लाई है, मान लेते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर। अभी जो 50,000 का लैपटॉप मैंने बेचा, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई। ये 50,000 रुपए जब आएंगे, इसके बाद क्या होगा इस 50,000 रुपए के साथ, सिंपल सी बात सुनो। मेरे पास 50,000 रुपए आएंगे तो जिस बंदे ने मुझे लैंड दी थी, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज यूज होके कोई भी बेटा सामान तैयार होता है। ये बात आपने कब पढ़ी होगी, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या फिर आप उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स में चले जाओ, वहां पे आपने नेशनल इनकम वाली यूनिट के अंदर ये चीज करी हुई है। अब जो एग्रीगेट सप्लाई 50,000 की है, इसमें जिस बंदे का मैंने लैंड यूज किया था लैपटॉप बनाने के लिए, उस बंदे को मैं कुछ इसमें से रेंट दे दूंगा। लेट सपोज कितना, मान लेते हैं 5,000 रुपए रेंट दे दूंगा। उसके बाद जिस बंदे ने अपनी लेबर दी होगी, जो बंदा इंजीनियर लगा हुआ था, उस बंदे को मैं क्या दूंगा, उसको मैं वेजेस दूंगा। वेजेस कितनी दे दूंगा, लेट सपोज 10,000 रुपए। उसके बाद जिस बंदे ने मुझे पैसा दिया था बिजनेस करने के लिए, यानी कि बैंक हो गया या कोई भी बंदा जिसने मुझे पैसा दिया था, कैपिटल दी थी, उसको मैं क्या दूंगा बदले में, इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, लेट सपोज 10,000 और उसके बाद जितना बचा हुआ होगा वो मैं अपने खुद के पास रख लूंगा। मैं कौन, मैं एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो प्रॉफिट बचेगा वो मैं अपने पास रख लूंगा। कितने रुपए का, 25,000 रुपए का। यही होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई का जो पैसा आया था वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने पढ़ा होगा, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया। और सही बात है, हम जैसे इन सभी लोगों की इनकम मिलाकर ही तो पूरे देश की नेशनल इनकम तैयार होती है। इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। और ये चीज न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी, आपको लॉजिक एस्टेब्लिश करने में भी बहुत काम आएगी। इस चीज को रट लो, सामने जितना लिखा हुआ है प्लीज ध्यान से इसको रट लो। हम लोग अब आगे चलते हैं। अब जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड के लिए पहले टेबल पढ़ी थी, उसके बाद हमने कर्व पढ़ा था, यानी कि ग्राफ पढ़ा था। अब यहां पर भी हम लोग पहले टेबल समझते हैं, फिर हम ग्राफ समझेंगे। आपको एक चीज समझनी है, इनकम यानी कि वाई, कंजम्पशन यानी कि सी, सेविंग्स यानी कि एस, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो अगर s निकालना हो तो y माइनस सी हो जाएगा, c उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन माइनस कर दूं तो सेविंग्स आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जो मैंने इनकम 0 से शुरू होगी और 100 का गैप आएगा, ये मैंने आपको पहले एग्रीगेट डिमांड के टाइम पे बताया था, अभी भी वही है। कंजम्पशन 40 से शुरू होगी और 80 का डिफरेंस आएगा, 80 से बढ़ेगी, ये बात यहां पर भी अड़ी हुई है। अब सेविंग्स हम लोग इन दोनों को यूज करके निकालेंगे। तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज सेविंग्स। तो 0 माइनस 40 इज माइनस 40 सेविंग्स। 100 माइनस 120, 100 माइनस 120 इज माइनस 20। 200 माइनस 200 यानी कि 0, 300 माइनस 280 यानी कि 20, 400 माइनस 360 इज 40,
फिर ये 60 और फिर ये 80। क्या ये बात समझ आ रही है? आनी चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल भी होती है बेटा? ये तो वाई के इक्वल भी होती है। और आपको एक जादू दिखाऊं? जादू क्या है? सी प्लस एस करके देखो, चाहे 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 0। और यहां पे नेशनल इनकम ये भी कितनी है? 0। 120 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 100। और यहां पर भी ये कितना है? 100। यानी कि सी प्लस एस कर दूं, सी प्लस एस कर दूं तो भी एस आ जाएगा, या वाई के इक्वल भी कर दूं तो भी एस आ जाएगा। यानी कि 0 से 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। बेटा ये लो, पूरी की पूरी टेबल आपकी बनके तैयार हो गई। सर इसी बात को ग्राफ पे जल्दी से दिखा दो। सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई को मैं ग्राफ पे बना के दिखा रहा हूं, सेविंग्स अभी नहीं दिखा रहा हूं। सेविंग को मैं सेविंग फंक्शन में दिखाऊंगा। यहां पे क्या हो जाएगा? सर आपने कहा था हमेशा यहां पे इनकम आएगी, बिल्कुल अभी भी मैं वही कह रहा हूं। और यहां पे एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई कहां से चालू हो रही है बेटा? 0 से स्टार्ट हो रही है और ऐसे 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 बढ़ती जा रही है। तो बिल्कुल इसको ये लो, ये एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और याद रखना ये एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका क्या लॉजिक है ये बताने में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। इट विल टेक टाइम एंड इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ वन शॉट रिवीजन, ठीक है ना? तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एक 90 डिग्री के एंगल को। एक बहुत बढ़िया लॉजिक होता है। आई विल मेक श्योर कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी इस चीज की इतनी वैल्यू नहीं है कि हम समझें इसे, ठीक है ना? ये जल्दी से बना लो बेटा, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अगेन आप कहोगे सर हर चीज को बोल रहे हो इंपॉर्टेंट, भाई चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना बोलो इंपॉर्टेंट। कंजम्पशन फंक्शन में बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, एक एक कोने कोने से एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपको, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? बहुत इजी चीज है। अगर आपको अब तक की चीजें समझ आ गई, ये भी आपको निश्चित तौर पर समझ आएगा। अब जरा देखना, कंजम्पशन फंक्शन बोलूं या मैं कहूं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दोनों एक ही बातें हैं। कंजम्पशन फंक्शन बोलूं या बोलूं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दोनों एक ही बातें हैं। प्रोपेंसिटी वर्ड तो अभी आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना? क्या होता है फंक्शन? तो ये मैथ की टर्म आई है, फंक्शनल रिलेशनशिप। जब भी किसी दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिश्ता निकालना होता है तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहां पर अगर मैं कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहा हूं तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू क्या? फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बीच में? किसके बीच में? कंजम्पशन के बीच में और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेशनल इनकम या सिर्फ इनकम बोल लो। यहां अगर आप सिर्फ इनकम बोल रहे हो वो नेशनल इनकम की बात हो रही है, ठीक है ना? यानी कि सी और वाई के बीच में क्या? एक रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन जो है वो कंजम्पशन फंक्शन बताता है। यानी कि सी इज इक्वल टू एफ फॉर फंक्शन, वाई फॉर इनकम, फंक्शनल रिलेशनशिप विद वाई। अब देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है कि विलिंगनेस, कितने इच्छुक हैं हाउसहोल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। यानी कि किस इनकम पे, कितने लेवल ऑफ इनकम पे कितनी कंजम्पशन करने के लिए हाउसहोल्ड तैयार हैं, ये बात कौन बताता है? कंजम्पशन फंक्शन। इसी चीज को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि इच्छा टू कंज्यूम कितनी है, वो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। अब जरा इसी बात को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? अगेन एक हम लोग टेबल के फॉर्म में समझेंगे और फिर हम लोग इसकी ग्राफिकल और उसके बाद एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल चलेंगे, सब कुछ समझ आएगा, याद होता जाएगा, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है ना? आओ जरा सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूं कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिश्ते की, तो इनके अलावा कोई और नहीं आएगा। नो सेविंग, नो एग्रीगेट सप्लाई, नो एग्रीगेट डिमांड, नथिंग, ओनली कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है ना? तो शुरुआत सर रिपीट हो रहा है, 0 से शुरू होगा, 100 का गैप होगा, एज आई सेड वैसा ही होगा। 40 से शुरू होगा, 80 का गैप, बिल्कुल सही बात है। यहां सिर्फ मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिखा हुआ था कि देखो सेम चीज रिपीट होगी, तो स्टार्टिंग में रख लिया होता, अब तक आपका भला हो चुका होता, ठीक है ना? आइए जरा अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में एक कोना बसा चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ समझना। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। सर एक्स एक्सिस पे आपने वादा किया था कि हमेशा इनकम को लोगे, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता दोस्त। और फिर वाई एक्सिस पे क्या ले लूंगा? दूसरी जो चीज बनानी है उसे वाई एक्सिस पे ले लूंगा, यानी कि कंजम्पशन, यानी कि सी, कैपिटल सी हमारा किस पे आ जाएगा? वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा ओरिजिन। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा।
आपको याद है सबसे पहले कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन कहां से शुरू होती थी सर 40 से शुरू होती थी, यानी कि जीरो से तो शुरू नहीं होती ना, तो कंजम्पशन हमारी कहीं यहां से शुरू होती थी, यहां से शुरू होती थी और अपवर्ड स्लोपिंग होती थी। बिल्कुल सही बात है, अपवर्ड स्लोपिंग होती थी। ऐसे करके हमारा एक कर्व बनता था जिसे कंजम्पशन कर्व, ऐसे सीसी बोल दो, सी से शुरू सी पे खत्म, सीसी कर्व इज कंजम्पशन कर्व। उसके बाद हमारा इनकम कर्व बनाना है, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिश्ता निकालना है। और इनकम कर्व कहां से स्टार्ट होता था सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। आई नो मैंने नहीं बताया, बट क्या मैंने आपको एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बताया है? ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, बिल्कुल बताया है सर। और एग्रीगेट सप्लाई बेटा किसकी इक्वल होती है? एग्रीगेट सप्लाई तो वाई के इक्वल होती है, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है क्या वही वाई का कर्व होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, वही चीज तो बोली, वही चीज तो बोली। यहां से ऐसे करते हुए एक वाई का कर्व बना दो, ओ वाई। ये बन गया किसका? एग्रीगेट सप्लाई, या फिर इनकम बोलो, सॉरी इनकम कर्व हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऑल गुड, ठीक है जी। एक बार जरा अब यहां की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। कंजम्पशन कर्व यानी कि सीसी वो स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉइंट सी ऑन दी वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। यहां पॉइंट सी से स्टार्ट हो रहा है जो कि वाई एक्सिस पे है। ये क्या इंप्लाई करता है? ये बताता है दैट देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। एब्सोल्युटली, मैंने यही तो बताया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यहां से यहां तक सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कोई ना कोई कंजम्पशन होती है, दैट कंजम्पशन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, सी बार ऑफ ओसी इवन व्हेन द नेशनल इनकम इज जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव मतलब होता है अपवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल सही बात है। कंजम्पशन कर्व क्या है? एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बिल्कुल सही। जो क्या इंडिकेट करता है कि जैसे इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। ये सब चीजें पढ़ी हुई सी लग रही हैं, बट अभी नई चीजें आने वाली हैं। हाउएवर, जो प्रोपोर्शनेट राइज इन कंजम्पशन है वो कम होगा प्रोपोर्शनेट राइज इन इनकम से। बेटा एमसीक्यू बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, एजर्शन रीजन बन सकता है। तो याद रखना, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज तो होगी विद इंक्रीज इन इनकम, बट जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा वो कम होगा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम से। क्यों? क्योंकि लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, एज पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जब इनकम कम होती है बेटा कंजम्पशन से, अगर आपकी इनकम कम है, अपने घर का एग्जांपल लो। सर मेरी इनकम सिर्फ 100 रुपए है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। 100 रुपए इनकम है, पर एक्सपेंस जो हो गया सर वो 120 रुपीज का कंजम्पशन हो गया। तो 20 रुपए कहां से आए? साईं बाबा देखे गए? नहीं। जो 20 रुपए आए होंगे बेटा वो आपने अपनी सेविंग्स में से यूज करा होगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि यहां पे ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये देखो ये वाले पॉइंट तक, यहां पे कंजम्पशन कर्व ऊपर दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये हाइलाइटर है ना, हाँ लेजर का। ये देखो, ये क्या है? ये है बेटा हमारा कंजम्पशन कर्व, ऊपर है, इनकम कर्व नीचे है। यानी कि इस पॉइंट पे कंजम्पशन ऊपर है, इनकम नीचे है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। और अगर कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है तो आपने अपने सेविंग्स में से पैसा लगाया होगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जैसे अगर आप पीछे देखें, जब आपकी इनकम जीरो थी और कंजम्पशन ज्यादा थी, कंजम्पशन वाज ग्रेटर देन इनकम, तो बेटा सेविंग्स नेगेटिव थी, सेविंग्स नेगेटिव थी जब जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, यानी कि ये डिस सेविंग है। जब सेविंग्स आपकी नेगेटिव है मतलब इट इज डिस सेविंग, आप अपने सेविंग में से पैसा निकाल रहे हो। तो जो ये वाला पैसा है, ये वाला जो पोर्शन है, जो शेडेड रीजन है, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं प्यार से? डिस सेविंग। डिस सेविंग कि भैया आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, आप डिस सेव कर रहे हो। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इनकम कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का ही मतलब होता है कि इस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं। इस पॉइंट पे अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि C इज इक्वल टू वाई, C इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है कि भाई अब ना तो सेविंग्स हो रही है, ना ही कोई डिस सेविंग हो रही है। अगर मैं यहां पर टेबल पे समझाऊं, देखो जब आपका कंजम्पशन और आपकी इनकम इक्वल है, तो देख रहे हो सेविंग्स आपकी जीरो है, ना तो पॉजिटिव सेविंग है ना ही नेगेटिव सेविंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस पॉइंट को हम कहेंगे बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कोई पूछे क्या होता है? जहां पे कंजम्पशन इनकम के इक्वल होता है और सेविंग जीरो के इक्वल हो जाती है। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, याद रखना। ठीक है सर। इसके बाद कहानी बेटा बिल्कुल पलट गई है। कहानी कैसे पलट गई है? अब देखो, इनकम कर्व ऊपर आ गया है, कंजम्पशन कर्व नीचे आ गया है। यानी कि यहां से लेके यहां तक, अरे यार क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक
जो y है वो ग्रेटर देन c हो गया है। तो जो ये पोर्शन है ये क्या हो रहा है, ये हमारी सेविंग स्टार्ट हो गई है, सेविंग स्टार्ट हो गई है। जैसे नीचे डिस सेविंग हो रही थी, अब सेविंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इनकम ज्यादा हो गई है कंजम्पशन से। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे खाली बैंक को दोबारा भरने का वक्त आ गया। देखना, इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन, इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन, और सेविंग्स देख रहे हो बढ़नी चालू हो गई, 20, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? उम्मीद करता हूं भाई समझ आ रहा होगा। अपना 100% दे दिया, इसके बियॉन्ड मुझे आता ही नहीं है, सही बताऊं, पढ़ा दिया जितना पढ़ाना था मुझे। When income is less than consumption, the gap is covered by dis-saving। अब तो कहानी कुछ बची नहीं है। When consumption becomes equal to income, सेविंग बन जाती है जीरो, और इस पॉइंट को ही ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और ई से डिनोट कर देना, ठीक है ना। और जब इनकम ज्यादा हो जाती है कंजम्पशन से, तो बेटा वो सेविंग शुरू हो जाती है हमारे अच्छे दिन, जो लास्ट में मैंने वो गोल 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 बनाया है। यही हमारा क्या था बेटा, ये हमारा था कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन हमारा हो गया। कंजम्पशन फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप की होती है, दो टाइप की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम एपीसी कहते हैं। एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। ध्यान से जरा समझना, कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है वही इसकी डेफिनेशन है। एपीसी का फॉर्मूला होता है बेटा कंजम्पशन अपॉन में इनकम। कंजम्पशन जितनी आपने करी है अपॉन में कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम, जस्ट कंजम्पशन के बगल में जितनी इनकम लिखी हुई है उससे डिवाइड कर देना, आपका एपीसी निकल के आ जाएगा। यानी कि कितनी इनकम पे आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हो, दैट इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रेफर्स टू द रेशियो। ऑफ कोर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है रेशियो, किस चीज के बीच में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग बगल वाली लेवल ऑफ इनकम के। जैसे अगर आपको मेरे को समझाना हो तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, ये देखो आपका कंजम्पशन, देखो यहां पे कंजम्पशन कितनी है 120, इनकम कितनी है 100, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 1.2, ये आ जाएगा एपीसी। 200 डिवाइडेड बाय 200, 1 आ जाएगा एपीसी, एंड सो ऑन, ठीक है ना। आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, किसके बारे में, एपीसी के बारे में। एपीसी का फॉर्मूला याद रखना बेटा, एपीसी वाज सी अपॉन में वाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, लॉजिकली करेंगे, रटने वाला सीन ही नहीं है। एपीसी मोर देन 1 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है एपीसी मोर देन 1, व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। क्यों, अगर आपका न्यूमरेटर यानी कि कंजम्पशन बड़ा है और इनकम छोटी है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उस केस में अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा मोर देन 1 आएगा ही नहीं आएगा। जैसे लेट सपोज कंजम्पशन अगर 120 है और इनकम 100 है, तो बेटा क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। यानी कि जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम तो एपीसी मोर देन 1 आ जाएगा। फैबुलस। कंजम्पशन इक्वल टू 1 कब आएगा, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यानी कि जितनी कंजम्पशन है उतनी ही इनकम है। यानी कि कंजम्पशन इज 100, इनकम इज 100, तो कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तीसरा, एपीसी लेस देन 1 कब होगा, एज सिंपल एज दैट, व्हेन सी इज लेस देन वाई, यानी कि कंजम्पशन कम है पर इनकम हमारी ज्यादा है। बिल्कुल हमें अकल आ चुकी है, अब हम लोग सेव करना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर कंजम्पशन लेट सपोज 80 है और इनकम 100 है, तो बेटा 0.8 विच इज लेस देन 1 हमारा एपीसी आ जाएगा। फिर उसके बाद एपीसी बेटा फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम। ये बात फैक्ट है, ये होती है नहीं होती नहीं पूछा है, एपीसी एक्चुअली फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम। क्यों, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला होता है सर सी अपॉन में वाई। आपको एक चीज पता है ना कि कंजम्पशन क्या होती जाती है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस। बंदा सेव करना स्टार्ट करते जाता है, इस वजह से जो एपीसी है हमारा वो धीरे धीरे फॉल करने लग जाता है जैसे जैसे हम लोगों की इनकम इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। एंड लास्ट पॉइंट जो एक रेलेवेंट होना सही चाहिए कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी, एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ना तो जीरो हो सकता है ना ही नेगेटिव हो सकता है। सर क्यों, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन में वाई। अगर एपीसी को जीरो होना है तो क्या कंजम्पशन का जीरो होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। क्या कंजम्पशन कभी जीरो हो सकती है, सर कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारी 40 कंजम्पशन थी। भाई रोटी खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से एपीसी कैन नेवर बी जीरो,
और नेगेटिव एपीसी बोलना तो बेवकूफी है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, कितनी भी आप आइडियल यूनिवर्स में चले जाओ, ठीक है ना। आइए जरा, इसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हमने एपीसी करा, अब हम एमपीसी करेंगे। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, और इसका मतलब क्या है, चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम बोलूं या नेशनल इनकम बोलूं, एक ही बात है। यानी कि चेंज इन कंजम्पशन मतलब है कि हम पहले से कंज्यूम कर रहे थे, अब हमारी कंजम्पशन या तो इंक्रीज हुई है या फिर वो डिक्रीज हुई है। कंजम्पशन या तो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इसे कहते हैं चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन इनकम का मतलब है कि या तो हमारी पहले से इनकम थी, वी वर नॉट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, या तो हमारी इनकम बढ़ी है या फिर हमारी इनकम कम हुई है। तो जितने से आपकी इनकम बढ़ी या कम हुई है और जितने से कंजम्पशन कम या ज्यादा हुई है, उससे हमारा एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का पूरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बारे में, एमपीसी के बारे में। यानी कि पहला पॉइंट आता है कि जो एमपीसी की वैल्यू है बेटा, वो 0 और 1 के बीच में रहती है नॉर्मली। यानी कि नॉर्मली एमपीसी इज बिटवीन 0 एंड 1। ये तो चलो हो गया एक क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछ लिया कि नॉर्मली एमपीसी की वैल्यू किसके किसके बीच में रहेगी, तो आप कहोगे 0 से 1 के बीच में रहेगी, ना तो 0 होगी ना तो 1 होगी। पर अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि किस केस के अंदर एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, तो ध्यान से सुनना बेटा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी मतलब क्या हुआ, कितने से कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, डेल्टा वाई यानी कि कितना चेंज इन इनकम, यानी कि कितना इंक्रीज इन इनकम हुआ है। मान लेते हैं बेटा मेरी जो एग्जिस्टिंग इनकम है वो तो है ही, मान लेते हैं मेरी जो सैलरी है वो 100 रुपए से बढ़ गई, 100 रुपए से मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, यानी कि डेल्टा वाई कितना है मेरा, डेल्टा वाई है हमारा 100। अब एक बड़ा सिंपल सी बात बताना, अगर जो 100 रुपए से मेरी इनकम बढ़ी है वो सारे के सारे जाके मैंने पैसे मम्मी को दे दिए, मैंने उसमें से एक भी रुपए खर्च नहीं करे। अब आप कहोगे सर ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है। अबे ऑटोनोमस कंजम्पशन भाई, मैं भूखा नहीं मर रहा था, ऑलरेडी मेरी सैलरी थी, मैं पैसे कमा रहा था, ये सिर्फ इंक्रीज इन इनकम है। तो अगर मेरी इंक्रीज इन इनकम 100 रुपए है और मैंने 100 के 100 रुपए मम्मी को दे दिए कि मम्मी लो भाई आप अपने बैंक में डाल दो, तो मेरा कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन तो 0 हो गया, यानी कि डेल्टा सी 0 हो गया। तो क्या उस केस में एमपीसी 0 हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है अगर एंटायर इंक्रीज इन इनकम हमने सेव कर ली। और अगर यही 100 रुपए जो मेरी इनकम इंक्रीज हुई, घर आते आते मैंने खर्च कर दिए, घर के लिए कुछ सामान ले लिया, खा पी लिया, मौज कर ली, दोस्तों में पार्टी कर ली, हाँ सर 100 रुपए है ना, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, आप तो सन 2000 में जी रहे हो। ठीक है यार, एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई। अगर मैंने पूरा अमाउंट कंज्यूम कर लिया तो 100 रुपए डेल्टा सी वाई है और वही 100 रुपए हो जाएगा डेल्टा सी बी, तो एमपीसी कितना हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा 1। बट याद रखना नॉर्मली ये 0 और 1 के बीच में रहता है इन जनरल, बट कब 0 हो सकता है कब 1 हो सकता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब मैं अब कराता हूं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, एंड लॉजिकली भी ये भाई बिल्कुल मतलब कहते हैं ना सोल नरिशिंग कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनो, एक लौता जो गरीब आदमी के पास ज्यादा होता है अमीर के कंपैरिजन में, वो है एमपीसी। यानी कि जो एमपीसी है पुअर का ज्यादा होता है एक रिच के कंपैरिजन में। क्यों सर, ऐसा क्यों? तो एमपीसी का फॉर्मूला बार बार लिखूंगा, एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर मैं एमपीसी को हिंदी में अगर नॉर्मली समझाने की कोशिश करूं तो क्या होता है कि मेरी जितनी इनकम इंक्रीज हुई है उसमें से कितना पोर्शन मैं खर्च कर रहा हूं, कितना परसेंट मैं खर्च कर रहा हूं, वो हमारा एमपीसी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक रिक्शे वाले का बेटा। एक रिक्शा वाला है, मान लेते हैं मेरे घर के पास है, वो दिन के कितने रुपए कमाता है, मान लेते हैं वो एक दिन के 200 रुपए कमाता है सिर्फ, ठीक है ना, और 2-3 लोगों का परिवार है, 200 रुपए कमाता है। 200 रुपए के अंदर बेटा वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाता है, और 2 वक्त में ही भरपेट रोटी नहीं मिलती है उसे, काम चलाओ रोटी मिल जाती है, 2-3 रोटियां कॉम्प्रोमाइज करके खा लेते हैं, कभी कभी ठीक से सब्जी भी नहीं बन पाती है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये जो बंदा है जिसकी 200 रुपए की इनकम है, किसी दिन कोई सवारी एक्स्ट्रा मिल गई, कोई दिलदार बंदा मिला और इसकी इनकम 100 रुपए से बढ़ गई, यानी कि 200 रुपए से 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गई, 300 रुपए घर लेके आया, इंक्रीज इन इनकम इज 100। आपको क्या लगता है वो इस 100 रुपए का क्या करेगा? अब ये 100 रुपए जाके क्या बैंक में डिपॉजिट कराने लग जाएगा? नहीं, वो पहला काम ये करेगा कि भाई जो मेरा बच्चा या मैं खुद जो इतनी कम रोटियां खा रहे थे, बिना घी तो बहुत दूर की बात है, ढंग से रोटी भी नहीं खा पा रहे थे, वो पहले रोटियों की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। शायद आज वो अपने घर में दूध लेके आएगा, यानी कि जितनी इंक्रीज इन इनकम है वो कोशिश करेगा पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेगा।
क्योंकि पता है रोज रोज ही दिन नहीं आते हैं। यानी कि बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड करते हैं ज्यादा परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीज इन इनकम ऑन कंजम्पशन, क्योंकि बहुत सारी उनकी जो बेसिक नीड्स है वो बेटा अभी भी अनसेटिस्फाइड है। ठीक है ना। अब अनसेटिस्फाइड है तो बेचारा क्या करेगा भाई, वो कंज्यूम करेगा बिल्कुल। पर यही अमीर आदमी की बात करूं, अमीर आदमी के लिए ज्यादा नहीं, मैं अपने आप को ले लेता हूं, मैं अमीर आदमी नहीं हूं, बट हाँ भगवान की दया से मैं अच्छा खाना खाता हूं, एक ठीक ठाक कपड़े पहनता हूं और एक अच्छे घर में रहता हूं, तो मैं अमीर हूं इस सेंस में। ठीक है ना। अगर मेरी इनकम बेटा लेट सपोज 500 रुपए से इंक्रीज हो जाती है, तो क्या मैं ऑलरेडी भूखा मर रहा था? नहीं। मैं क्या करूंगा, 500 रुपए जो मेरी इंक्रीज इन इनकम है, मेरी ऑलरेडी सारी नीड सेटिस्फाई हो रखी थी, या तो पूरे 500 रुपए या 500 रुपए से मैं 300 या 400 रुपए में सेव करना स्टार्ट कर दूंगा। ये जो रिक्शे वाला खर्च कर रहा था मैं अब वो सेव करूंगा। यानी कि अमीर आदमी की ऑलरेडी वो अच्छी लाइफ जी रहा है और इस वजह से वो क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन ना करके वो सेविंग पे फोकस करेगा। इसलिए एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच पर्सन। लास्ट क्या है, एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एमपीसी कम होता जाएगा, क्योंकि जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड होती जा रही हैं। अब इंक्रीज इन इनकम से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले, स्टार्टिंग में जब उनकी इनकम, मुकेश अंबानी नहीं यार, मैं धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मुकेश अंबानी सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन। धीरू भाई अंबानी जब धीरे धीरे अमीर हुए होंगे तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी लाइफ को अपग्रेड किया होगा। पहले कपड़े अच्छे नहीं पहनते होंगे, फिर अच्छे कपड़े पहनने लग गए, फिर बिल्कुल लग्जरी कपड़े पहनने लग गए होंगे, लुई विटॉन टाइप के। ठीक है ना। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बेटा उनकी जो इनकम इंक्रीज हो भी रही है, उनके लाइफस्टाइल पे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाना वही खाएंगे ना यार, कहां से अब कोई भाई एलियन से थोड़ी ना बनवाएंगे, एलियन शेफ थोड़ी ना आएंगे। यानी कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनकी कंजम्पशन बंद हो जाएगी, अब वो सेविंग्स पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए एमपीसी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था ना, उसी तरीके से सेम टू सेम हम सेविंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा नाम था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग फंक्शन का दूसरा नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव। डेफिनेशन क्या है, कुछ नहीं, फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, सेविंग्स के बीच में और नेशनल इनकम के बीच में। फॉर्मूला ये रहा। ठीक है ना। अब हम सीधे चलते हैं आगे की तरफ कि कैसे हम सेविंग्स और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सेविंग्स फंक्शन हो जाएगा। वही रिलेशनशिप हम लोग अब समझने वाले हैं। अगेन वही टेबल आ गया। ठीक है ना। 0 से शुरू 100 का गैप, 40 से शुरू 80 का गैप। फाइन। हमने एक चीज पढ़ी है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो देखो y माइनस सी इज इक्वल टू एस, यानी कि 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 0, 300 माइनस 280 20। इस तरीके से चीजें चल रही है। फैबुलस। इसी चीज को, इसको और इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा सेविंग फंक्शन आफ्टर ऑल वर्क करता है। आइए जरा, मैं इसे ना मिटाना नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं और साथ के साथ हम लोग इसमें समझते जाएंगे। अरे अरे अरे, लो जी, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अब जरा देखना बेटा, ग्राफ हमारा ऐसे ही तो बनना है। हाँ लो, इस बार ऐसे बनाना, इस बार नीचे के साइड में आप नेगेटिव शाखा खोल दोगे। ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका 0 है, यहां पे आप क्या लोगे, इनकम विच इज y, और यहां पे y एक्सिस पे क्या हो जाएगा बेटा, सेविंग्स विच इज s। ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें कर्व कैसे बनेगा। जब इनकम 0 है बेटा, तब सेविंग्स कितनी है, -40। y एक्सिस पे बेटा नेगेटिव साइड नीचे से शुरू होगी, -40। ठीक है। -40 हमने मान लिया ये है हमारा, ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो -40 से कम होके -20, -20 से कम होके 0, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये इंक्रीज होता जा रहा है। कर्व का नाम दे दो SS। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो पोर्शन है बेटा, जहां पे सेविंग्स नेगेटिव आ रही है, यानी कि -40 और -20, ये जो पोर्शन है ये हमारा डिस सेविंग का है। डिस सेविंग, अगर याद हो आपने कंजम्पशन कर्व जब बनाया था, when C was greater than Y, जब कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होती है, कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होती है, तब सेविंग नेगेटिव हो रही है। बिल्कुल यहीं पे बन के आ रहा है। ठीक है ना। फिर ये पॉइंट आ गया जहां पे सेविंग्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पे सेविंग इज 0, और अगर सेविंग 0 है, इसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, यानी कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम,
कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड सेविंग इज जीरो, इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और इसके बाद ये देखो, ये हमारा गुली गुली गु, ये हमारी सेविंग्स ऊपर आ गई और इनकम नीचे है, यानी कि यहां से हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां से हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सेविंग कर्व जो है हमारा नेगेटिव से ऊपर की तरफ जाता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बस इसमें इतना समझना है। सेविंग कर्व एसएस स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक नेगेटिव सेविंग होगी, ठीक है ना, व्हेन नेशनल इनकम इज जीरो, एब्सोल्युटली। और एसएस का जो स्लोप है वो एक पॉजिटिव स्लोप है इंडीड, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी हमारी बढ़ती है, व्हिच इंडिकेट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। तीसरा, सेविंग कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम आर दिया हुआ है, इस पॉइंट का, ठीक है ना, आर, जिसे हम क्या कहेंगे प्यार से, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां पर सेविंग्स हमारी जीरो होती है, या फिर इसी को कह सकते हैं कंजम्पशन इनकम के इक्वल होती है। आपको एक चीज बताऊं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है ना, अगर कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है तो क्या मैं y की जगह c लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। y की जगह c लिखो, c इज इक्वल टू सी प्लस एस, c से c कट जाएगा तो s क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। किसी भी तरीके से कर लो, अल्टीमेटली वो गोल अचीव हो ही जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग्स पॉजिटिव होनी चालू हो जाती है, इस पॉइंट के बाद इसके राइट साइड में सेविंग्स हमारी पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट्स इट। अब इसके बाद नहीं, ये पॉइंट नहीं है, अभी मैं आपको एमपीएस कराऊंगा। 1 सेकंड पॉज कर रहा हूं। अब दोस्तों, जिस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किए थे एपीसी और एमपीसी, अब उसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आइए एक एक करके समझते हैं कौन सी चीज क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एपीएस की डेफिनेशन सिंपल है, जैसे एपीसी वाज, एपीसी क्या था, एपीसी वाज सी अपॉन में वाई, एपीएस कितना हो जाएगा, एस अपॉन में वाई। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेशियो किसके बीच में, सेविंग्स और कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम के बीच में। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस इनकम पे जितनी सेविंग है वो पॉइंट हमारा जो हो जाएगा उस पे एपीएस निकल जाएगा। अब एपीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने की बारी आती है, जैसे हमने एपीसी के बारे में करी थी। तो सबसे पहले, एपीएस कभी भी बेटा 1 नहीं हो सकता, एपीएस ना तो कभी 1 हो सकता है और ग्रेटर देन 1 की तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? अब ध्यान से सुनो, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, सेविंग्स अपॉन में इनकम, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बेटा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ये तो जानते ही हो आप। अगर लेट सपोज एपीएस को 1 के इक्वल होना है, यानी कि सेविंग्स और इनकम, सेविंग्स और एस और वाई को दोनों को इक्वल होना जरूरी है। क्या एस और वाई आपस में इक्वल कभी हो सकते हैं? एस और वाई को इक्वल करने के लिए सी का जीरो होना बहुत जरूरी है, बट कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस वजह से एस और वाई कभी बराबर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो एपीएस 1 के इक्वल कैसे होगा? तो यानी कि इसका रीजन क्या हो जाएगा, आप लिख लेना ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी बार की वजह से जो एपीएस है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। और मोर देन 1 तो सुनने में बेवकूफ लगेगा। मोर देन 1 का मतलब क्या है कि सेविंग्स आपकी ज्यादा है इनकम से, यानी कि आप 100 रुपए कमा रहे हो और 120 रुपए सेव कर रहे हो। बेटा बैंक में डाका डाल रहे हो क्या? चोरी करके सेविंग्स कर रहे हो क्या? या उधार मांग के सेविंग्स कर रहे हो क्या? कोई सेंस नहीं है इस बात का, ठीक है ना। दूसरा, एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस बिल्कुल जीरो हो सकता है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। क्या सेविंग्स हमारी कभी जीरो नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी, जब वो एक्स एक्सिस से टकरा रही थी ब्रेक इवन पॉइंट पे। याद रखना, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे बेटा हमारा जो C होता है वो Y के इक्वल होता है और S हमारा जीरो होता है, और उस पॉइंट पे हमारा एपीएस जीरो हो जाता है, बात खत्म। तीसरा हमारा हो गया, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सेविंग्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उस केस में क्या हो जाएगा, एपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। और लास्ट क्या है, एपीएस राइज करती है विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे एपीएस इंक्रीज होता जाता है। याद रखना, इंक्रीज इन इनकम के साथ एपीसी जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि लोग कंज्यूम की जगह सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है एपीएस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो सेविंग स्टार्ट तो एपीएस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आइए अगला क्या है, अगला है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी बिल्कुल जैसे एमपीसी था वही एमपीएस है, बस क्या कर देना है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई।
यानी कि अगर 100 रुपए से मेरी इनकम इंक्रीज हुई है तो उसमें से कितना पोर्शन मैं सेव कर रहा हूं, कितना परसेंट सेव कर रहा हूं, वो बताएगा एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसकी क्या इंप्लीकेशन होती है, इसका एक ही पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉर्मली जैसे एमपीसी था 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, वैसे ही नॉर्मली एमपीएस जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। बट क्या एमपीएस किस सिनेरियो में एमपीएस 1 हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एपीएस हमेशा 1 नहीं हो सकता, ध्यान से सुनो, एपीएस कैन नेवर बी 1 या 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बट एमपीएस 1 हो सकता है, एमपीएस 1 हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी आप कंज्यूम कर रहे हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी चल रही है। यहां पे हम लोग इंक्रीज इनकम की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी ऑलरेडी 1 लाख रुपए महीने की इनकम थी जिससे हम कंजम्पशन चला रहे थे। 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपए हमारी इनकम अगर इंक्रीज हो गई तो हम चाहे तो पूरा कंज्यूम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। पूरा सेव कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अगर आपने पूरी एडिशनल इनकम को सेव कर लिया तो एमपीएस 1 हो जाएगा, पूरी एडिशनल इनकम को अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी चीज से मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। यानी कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए से इंक्रीज हुई है बेटा, तो या तो आप उसे क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, या फिर आप उसे क्या करोगे, सेव करोगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कोई फॉर्मूला अगर लिखवाना हो तो मैं आपको अभी लिखवा देता हूं, ये लो। एक होता है हमारा फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एक होता है हमारा एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एक हमारा, अच्छा ये वाली चीजें हो गई हमारी। इसके बाद में आपको एक बार जरा सा ना सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्मूले लिखवा देता हूं जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। डेरिवेशन इसकी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन कैपिटल सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये स्मॉल बी और वाई लिखा हुआ है। सी बार क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। सी क्या होती है, कंजम्पशन। वाई होती है नेशनल इनकम। बी का मतलब क्या होता है, बी होता है हमारा बेटा एमपीसी का ही दूसरा नाम है बी, ठीक है ना। अगर याद रखना हो कि बी एमपीसी का ही दूसरा नाम है या नहीं है, तो देखो ऐसे याद करो, भाई मुझे पंजाब छोड़ दे, बी फॉर भाई मुझे पंजाब छोड़ दे, भाई मुझे पटियाला छोड़ दे, भाई मुझे पानीपत छोड़ दे, कुछ भी आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद एस यानी कि सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी का मतलब क्या है, 1 माइनस बी का मतलब है एमपीएस। क्योंकि अगर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 है और एमपीसी का मतलब अगर बी है तो बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले लिख लो। ये फॉर्मूला किस चीज का है, कंजम्पशन फंक्शन का। न्यूमेरिकल्स में दबा के काम आता है भाई, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स में दबा के काम आएगा। और ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है सेविंग फंक्शन का। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमारे बस चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ चुका है, जल्दी जल्दी करा देता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या चीज होती है, वही इन्वेस्टमेंट और इनकम। जब भी फंक्शन वर्ड आ गया है, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन, सेविंग फंक्शन, सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच का रिलेशन। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है जो भी खर्चा आप कर रहे हो किस चीज पे, नई असेट्स बनाने में, कैपिटल असेट्स या कैपिटल गुड। असेट्स का मतलब क्या है, जैसे कोई एम्पायर बना रहे हो, आप घर बना रहे हो, आप मशीन बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, इन चीजों को कहते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। छोटे मोटे खर्चों को नहीं कहते हैं। आपने खाना खा लिया, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आप अगर लेट सपोज घर का सोफा फर्नीचर खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन असेट्स, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, व्हिच लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि वो खर्चे जिससे हमारे देश की इकोनॉमी इंक्रीज हो जाए, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। यानी कि पहले हमारे देश में लेट सपोज 1000 यूनिट्स बनते थे सामान के, अब 5000 यूनिट्स बन रहे हैं। तो इसके लिए जो भी खर्चा आप करोगे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेटा दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमारा होता है बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं, पेपर के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आइए जरा देखते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन लोग करते हैं, मेरे जैसे लोग करते हैं। जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किस पर्पस से करेंगे, प्रॉफिट कमाने की नीयत से। मैंने पैनल खरीदा, ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है।
क्योंकि मेरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये जो पैनल मैंने खरीदा है बेटा, किस लिए खरीदा है? ऑफ कोर्स यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए खरीदा है, 4 पैसे कमाने के लिए खरीदा है कि बच्चों को पढ़ाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। इंटेंशन क्या थी? प्रॉफिट मोटिव थी। ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने प्रॉफिट के मकसद से करी है, इसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। यानी कि अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा, एक से ज्यादा पैनल करूंगा। अगर मेरी इनकम कम होगी तो कम इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर इट इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का मतलब है इससे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इनकम से फर्क पड़ता है। यानी कि इनकम ज्यादा होगी तो ये ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। एंड दैट इज इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ कराना चाहूं, ग्राफ कैसे बनेगा, आइए जरा देखिए। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। अगर यहां पे मैं इनकम को ले लूं यानी कि Y, और यहां पे मैं ले लेता हूं इन्वेस्टमेंट को यानी कि I, तो ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। यानी कि इनकम ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। दूसरी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या हो जाती है बेटा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है बेटा। ऑटोनोमस मैंने आपको क्या बताया? कितनी इनकम है, ज्यादा है कम है, आई डोंट केयर, ये सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम के। उस इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट्स कभी भी प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं की जाती। सर कौन बेवकूफ है जो प्रॉफिट कमाने के मकसद से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? उसे बेवकूफ नहीं कहेंगे, उसे समाज के कल्याण के बनाई गई हुई एक संस्था को कहेंगे जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है वो प्रॉफिट कमाने की नीयत से नहीं करती। दैट डज नॉट मीन कि वो प्रॉफिट नहीं कमाती, कमा सकती है, बट उनका जो नीयत है, इंटेंशन वाज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। तो देखो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम से फर्क नहीं पड़ता। और प्रॉफिट कमाना इज नॉट इंड्यूस सोलली बाय प्रॉफिट मोटिव। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है मेरे जैसे लोगों की तरह। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट कमाने की नीयत से करा जाता है ना। कोई कितनी बड़ी बातें कर ले, कोई कितने भी रेवोल्यूशनरी बातें कर ले कि हम इसके लिए कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये है, एट द एंड ऑफ द डे भाई बिजनेस ही कर रहे हैं सब। ये बात समझनी होगी हमको, ठीक है ना। कोई आज नहीं तो कल रंग दिखाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज हियर टू मेक सम प्रॉफिट। डिपेंड करता है कि वो कितना इंपैक्ट करते हुए प्रॉफिट कमा रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट यस हर कोई प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। देन ये इनकम इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक मतलब ढीठ, जिसे फर्क ही नहीं पड़ता कि इनकम कम है, ज्यादा है, जीरो है, क्या है, कुछ नहीं। इसलिए जो इसका कर्व बनता है वो ये वाला बनता है। ये इन्वेस्टमेंट का कर्व बनेगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने कराया था। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर जनरली मेड बाय गवर्नमेंट। किस चीज पे? इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो करते हैं, रोड आपके बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, उनके लिए। लेवल ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। अगर देश डेवलप्ड नेशन है तो वहां पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, बट अगर कोई छोटा देश है, छोटा कंट्री है, गरीब कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री टाइप के है, तो उनका जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा वो कम होगा, ठीक है ना। देन इसके बाद आइए अगला क्या है बेटा? अगला है एक्स एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये क्या है पहले तो ये समझना है। एक्स एंड वर्ड का मतलब बता देता हूं और एक्स पोस्ट का मतलब बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक्स एंड का सिंपली मतलब होता है प्लान्ड, प्लान्ड। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, एक्चुअल। यानी कि क्लास 12 के बोर्ड्स में आपने एक्स एंड किया था, यानी कि आपने प्लान किया था कि आप 95% मार्क्स लाएंगे, बट आपके एक्चुअली मार्क्स कितने आ गए? वो आ गए 92%। वो हो जाएगा एक्स पोस्ट मार्क्स, ठीक है ना। अब हम लोग 4 कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, पहले एक्स एंड सेविंग, फिर एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिर एक्स पोस्ट सेविंग, फिर एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब देखो एक्स एंड सेविंग की बात करेंगे। सेविंग कौन करते हैं? सेविंग भाई हमारे घर वाले लोग करते हैं, हाउस होल्ड का काम होता है सेविंग करना, ठीक है ना। तो एक्स एंड सेविंग क्या है? वो अमाउंट ऑफ सेविंग जो कि हाउस होल्ड्स या जिनको हम सेवर्स भी कहते हैं, वो प्लान कर रहे हैं, प्लान टू सेव कर रहे हैं, है ना, एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। यानी कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए होगी तो मैं 20 रुपए सेव करूंगा, 200 रुपए होगी तो 50 रुपए सेव करूंगा, 300 रुपए होंगी तो 100 रुपए सेव करूंगा। कितनी इनकम पे कितनी इनकम को सेव करने की कोशिश प्लान कर रहे हैं, वो एक्स एंड सेविंग हो जाएगा। दूसरा
एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट्स करना किसका काम होता है? देखो, सेविंग्स करना काम किसका होता है? हाउस होल्ड का। इन्वेस्टमेंट करना बेटा किसका काम हो जाता है? फर्म्स का, जो बिजनेस फर्म्स है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान टू इन्वेस्ट, एक्सेंट मतलब प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तीसरा एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड हो गया एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड। एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड सेविंग्स किसी भी इकोनॉमी में कितनी हुई है वो हो जाएगी एक्सपोज सेविंग, और एक्चुअल या फिर रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है किसी इकोनॉमी में वो हो जाएगी एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। प्लीज मैं साइड हो जा रहा हूं, चारों की चारों डेफिनेशंस को एक बार फटाफट से डेफिनेशन को याद कर लो। फिर उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट्स की, देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे क्या क्या बातें बनती हैं। जल्दी से 2 टॉपिक्स बचे, खत्म होने वाला है, बस मुश्किल से अगले 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाएगी क्लास, ठीक है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? देश में ऐसा कौन सा देश होगा जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है पहले ये समझते हैं। मान लेते हैं बेटा कि जब भी देश में बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो हम उस देश की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी क्या कर रहे हो आप, देखो देश में कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। सही बात है, मोदी जी को ब्लेम करते हैं। बट एक बात बताओ, लेट सपोज हमारे देश में कोई एक ऐसा इंसान है, जैसे मान लेते हैं मैं काम करना ही नहीं चाहता, मेरा मन ही नहीं करता, मैं आराम से भाई सुबह उठता हूं, माँ बाप के टुकड़ों पे पलता हूं, रोटी खाता हूं, चाय पीता हूं, सो जाता हूं। यही है ना पुनीत सुपरस्टार का डायलॉग, वही वाली स्थिति है मेरी। मैं काम करना ही नहीं चाहता और मुझे काम मिल नहीं रहा। अब मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं मोदी जी को ब्लेम करने कि अरे सर क्या कर रहे हो, कैसे प्रधानमंत्री हो आप यार, है हमारा लड़का घर पे खाली बैठा हुआ है। मोदी जी कहेंगे कैसी बात कर रहे हो मित्रों, आप तो गलत हो इस केस में, आपका लड़का काम करना ही नहीं चाहता है तो भाई उसे काम मिलेगा कैसे? बात तो सही है। इसी तरीके से मोदी जी ने 3 रीजंस बताए हैं, अगर उन 3 पैरामीटर्स पे कोई बंदा फुलफिल कर देता है, ठीक है ना, उसके बाद अगर उसे नौकरी लग गई है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। अगर ये 3 पैरामीटर्स पूरे कर दिए किसी बंदे ने, उसके बाद भी उसकी जॉब नहीं लग रही है, उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। फुल एम्प्लॉयमेंट करने का देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर वो व्यक्ति, ऑल दोज पीपल, हर वो इंसान हु इज विलिंग टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूं। देखो देखो देखो, मैं काम करना चाहता हूं। हमारे देश में जितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क हैं, जो काम कर सकते हैं, सिर्फ काम करने की इच्छा जरूरी नहीं है, काम आना भी तो चाहिए। यानी कि मैं पढ़ाना चाहता हूं बच्चों को, पढ़ा ले रहा हूं ना, शायद आप लोग बता देना कमेंट्स में, ठीक है ना। आई एम एबल टू वर्क, हाँ सर मैं काम करना चाहता हूं। अच्छा, मैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहता हूं, यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा है, मैं अपनी फीस भाई लाख रुपए महीने की नहीं बताने वाला, जो इस टाइम पे भाव चल रहा है फीस का, मैं वही फीस चार्ज करने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं चार्ज करने वाला। अगर ये 3 कंडीशंस मैंने पूरी कर दी, मुझे काम मिल गया और मेरे जैसे सारे लोगों को काम मिल गया, तो हम कहेंगे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। वो जो निकम्मे लोग हैं ना, जिनके भाव बड़े पड़े हैं, जो ना तो काम करना चाहते हैं, अगर काम करना चाहते हैं तो वो काम कर नहीं सकते हैं, कोई उनके अंदर लेट सपोज कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो काम कर नहीं सकते हैं, या फिर अगर विलिंग भी है, एबल भी है, पर भाई साहब चाहते हैं कि भैया हमें तो 10 लाख रुपए महीना सैलरी चाहिए, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते। तुम अगर खाली बैठे हो, भाड़ में जाओ, तुम अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन में नहीं आओगे, तुम मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आ जाओ, और इनको अगर काम मिल गया विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, हम कहेंगे भैया देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर देश के अंदर बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट है, अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, तब भी बेटा 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होंगे ही होंगे। जैसे अगर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपने मुझसे पूछा सर आप कैसे हो, मैंने कहा बेटा मैं अच्छा हूं। ये अच्छा हूं मैंने बोल दिया, बट मेरी लाइफ में सब अच्छा नहीं है, 1-2 चीजें हैं जो बुरी भी हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं अच्छा हूं। तो वैसे ही यहां पे 2 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं जब हम कहेंगे कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, फिर भी 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट्स रहेंगे। पहला अनएम्प्लॉयमेंट है जिसका नाम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये वो टेम्पररी लेवल के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं जो क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर। कोई इंसान एक जॉब छोड़ के दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 1-2-3 महीने के लिए अगर खाली बैठा हुआ है, तो उस पीरियड में अगर वो खाली है तो भैया इसके लिए वो ढूंढ रहा है ना काम, ही इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी, ही इज जस्ट सीकिंग फॉर अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में ये वाली माफी हमने एक्सेप्ट कर रखी है, ठीक है ना। इट अराइजेस ड्यू टू लेबर मार्केट इम्परफेक्शंस, बिल्कुल सही बात है, जैसे लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स,
जैसे अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे लिए मेरे काम की जॉब कहां पे है, तो मैं खाली बैठा हो सकता हूं, है ना। एंड लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स, हो सकता है मेरी जो जॉब है वो केरला में लग रही है, बट मैं जाना नहीं चाहता हूं, परफेक्टली मोबाइल नहीं हूं, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है सही नौकरी मिल पाने के लिए। यानी कि नौकरियां तो है, बट अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं कि मैं वो पर्टिकुलर जॉब उस टाइम पे कर पाऊं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन हो गई, या पुरानी मशीन खराब हो गई है, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है हमारा, वो हुआ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, आइए बेटा समझते हैं जल्दी से। इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, किस लिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स। मिसमैच है, जिस तरह का बंदा हमें चाहिए उस तरह का बंदा अवेलेबल नहीं है, हमारी डिमांड्स कुछ और है। कंपनीज कह रही है सर हमारी डिमांड्स कुछ और है, पर इन बंदों की जो काबिलियत है वो कुछ और है। अगर इस वजह से कोई बंदा खाली बैठा हुआ है, ये बड़ा नेचुरल फिनोमिना है, इसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल को, ठीक है ना। तो देखो, इट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन। जैसे कंप्यूटर आया, ऑटोमेशन हुआ, तो जिन लोगों के पास एनफ नॉलेज नहीं थी कंप्यूटर से रिलेटेड, वो बेटा अनएम्प्लॉयड रहेंगे जब तक कि तब वो कोई कंप्यूटर कोर्स या ट्रेनिंग नहीं करते हैं। जैसे ही कर लेंगे देन ही इज अवेलेबल, बिल्कुल आप करने को तैयार हो। और ये जो प्रेजेंस है इन दो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। देन इसके बाद लास्ट हमारा क्या है बेटा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट का एक तरीके से ऑपोजिट है। यानी कि जेन्युइनली इस चीज के लिए हम मोदी को ब्लेम कर सकते हैं, मोदी जी को ब्लेम कर सकते हैं। इनवॉलंटरी मतलब होता है कि मैं अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती अनएम्प्लॉयड रखा गया है। मैं मोदी जी से कह रहा हूं, सुनो मोदी जी, आई एम विलिंग टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम कर भी सकता हूं, आई एम एबल टू वर्क, और मैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार हूं, जो भी दाम है। उसका मोदी जी कह रहे हैं मित्रों नौकरी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में डालो। यानी कि इस केस में मैं कहलाऊंगा कि एक्चुअली आई एम अनएम्प्लॉयड, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही एक्चुअली देश के अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होती है, ठीक है ना। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अगर हुआ, जानबूझ के मैं खाली बैठा हुआ हूं, वो काउंट नहीं होगा। तो देखो, इट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोस पीपल हु आर, तीन कीवर्ड्स, विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उनको काम नहीं मिल रहा है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेस और अंडर कंपल्सन। अपनी इच्छा के विपरीत, जानबूझ के नहीं चाहते रहना, कोई अनएम्प्लॉयड रहना नहीं चाहता, मजबूरी में अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ही हम लोग काउंट करते हैं जब देश में बेरोजगारी की बात होती है। अगर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो वो काउंट नहीं होगा, नहीं होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर इस विश्व में शैतान नहीं है, मतलब क्या है, भगवान है। बात समझ आ रही है, दैट्स इट। यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा पोर्शन और है, वो ना मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या चीज है। ये मेरे नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये वाली चीज, ये जो ग्राफ है आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन और सेविंग कर्व दोनों साथ के साथ बने हुए हैं। ये वाला नोट्स के अंदर मिल जाएगा, और उसमें एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बट नोट्स में पढ़ जरूर लेता, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है। आपको दोनों चीजें मैंने डिटेल में समझा दी हैं, प्लीज आप एक बार उससे नोट्स में देख लेना, आपको आई होप सब कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो, ये जो नंबर दे रखा है आपका, ये देखो, ये वाला नंबर दे रखा है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी डाउट हुआ तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को शेयर करना, खुद भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।